सबसे पहले मैं आपके साहस की दाद देता हूं कि सीजीएल 22 नोटिफिकेशन के ऊपर इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, ये देखते हुए भी कि ये 42-43 मिनट्स की है। अभी बात मुझे इसलिए मालूम है पहले ही कि ये वीडियो इतनी लंबी है क्योंकि मैं इस पार्ट को पूरी वीडियो शूट करने के बाद शूट कर रहा हूँ। मैंने देखा यार इतनी लंबी वीडियो बन गई, तो मेन उसका रीज़न यही रहा कि मैंने हर एक पॉइंट पर बातचीत आपसे करने की कोशिश करी कि आपके मन में जो भी टेंशन, जो भी दुविधा, जो भी डाउट आ गया ना कि यार कैसे होगा, ये तो पैटर्न पूरा बदल गया, उसको बिल्कुल बाहर निकाल सके। पूरी वीडियो मैं नहीं कह रहा देखो, आपका समय है, आपको कैसे यूज करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। स्टार्टिंग के 10 मिनट ही देख लोगे ना तो उसी में समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है या नहीं। तो कैसी लगती है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, कुछ नया मैं आपको चीज़ समझा पाया, कुछ टेंशन आपकी दूर कर पाया या नहीं। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से 2 दिन पहले जो है सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करें। रीज़न बीइंग कि मैं बाहर था और इस बार जो एसएससी ने बॉम्ब फोड़ा है उस बारे में हम सिर्फ इंटीमेशन नहीं दे सकते थे कि भाई सीजीएल 22 का नोटिफिकेशन आ गया, देख लो। रीज़न आप सभी जानते हैं और पिछले 2 दिन से आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे और मन अभी भी शांत नहीं होगा और ये वीडियो देख लें, शायद इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसे करके काम चल रहा होगा। एसएससी ने पिछले 10-11 साल में ना पहली बार सीजीएल के एग्जाम का पैटर्न बदला है, ठीक है। तो इस वजह से डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपका वो जो चिंता है ना उसको एकदम दूर उठा के रख देंगे। इंतज़ार डेफिनेटली आपको करना पड़ा इस सेशन के लिए, मैंने भी इस पर बहुत मेहनत करी, लेकिन मेहनत का और इंतज़ार का फल अवश्य आपको मीठा मिलेगा। आप सेशन के बाद जो है लाइक वगैरह कर देना और कमेंट अवश्य करना कि क्या आपकी चिंता दूर हो पाई। शेयर मैं अवश्य कह रहा हूं बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो चीज़ आपको अपने काम की लगती है उसे शेयर क्यों करना भाई, गला काट कंपटीशन है। अगर कोई चीज़ काम की है वो हर किसी के साथ थोड़ी शेयर करेंगे। बताओ, तुम्हें पता है कि कौन सी मुर्गी जो है वो सोने का अंडा देती है, उसका पता सबको बता दोगे क्या? द आंसर इज नो, है ना। चलिए, तो वादा है आपसे कि आपको उस चिंता से मैं दूर कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहेंगी, इस प्रकार के जो सजेशंस आगे आने वाले समय में आपको जरूरत पड़ेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और हम वीकली जो है आपकी क्वेरीज पर भी मैं या 2 वीक में एक बार एक जो आपकी क्वेरीज रहेंगी, कॉमन क्वेरीज, उस पर भी चर्चा हम कर लिया करेंगे। सबसे पहले यार मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इस बात पे आराम से सोचो कि यार किसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी इस बारे में कि ऐसा कुछ एसएससी करने वाली, क्योंकि जो एसएससी ने इस बार किया वो डेफिनेटली उसके लिए 4-5 महीने से जो है प्लानिंग चल रही होगी, है ना। और लोग कितनी ही बात करते हैं कि हमें अंदर की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब किसी को इस बारे में किसी भी मतलब जो अपने आप को मतलब कहते रहते हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, किसी को भी चुन्नी मात्र भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सबके लिए बड़ा सरप्राइज था। तो ये बात करने का मेन रीजन क्या है, इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे यूट्यूब पर, या हो सकता है अभी से भी आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी कि देखो एग्जाम का लेवल ये रहने वाला है, बैंकिंग जैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, उसके जैसा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इस पॉइंट से ये समझने की है कि जितनी बातें आप जानते हो उतनी ही हम जानते हैं, उतनी ही बाकी एजुकेटर्स जानते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? बाकी व्यूज बनाने के लिए बनाते रहो भाई। आप एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर कोई भी फर्जी बात हम कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही तो नहीं होगा। क्या उससे मेरा कुछ फर्क पड़ने वाला है? मतलब या जो कोई वीडियो बना रहा है कि देखो ऐसा होगा, लेवल वैसा होगा, क्या सच में उसको कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। तो आपको खूब ज्यादा अलर्ट रहना है अपने सिलेक्शन के लिए, खूब ज्यादा अपने टाइम को सेव करना है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। रीज़न उसके काफ़ी सारे हो सकते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पर एक्टिव नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट नहीं करी जैसा कि आजकल यूट्यूब पर चल रहा है ना। या अपने आप को इंडिया का बेस्ट एजुकेटर नहीं बताया कि देखो हमसे पढ़कर हुए हैं इतने 1000 बच्चे सेलेक्ट। ये सब चीज़ें चलती हैं, बच्चों को लुभाया जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इन सब पर किसी दिन और डिटेल में डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे जब भी कभी समय मिलेगा। बट हाँ, हम ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि मैंने एक गवर्नमेंट जॉब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की छोड़ दी अपने टीचिंग स्किल्स पर भरोसा रखते हुए।
ठीक है, अब मैं अनअकैडमी पे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बायजूस पर भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ऐप पर पढ़ा रहा हूँ और फिर भी काम सही चल रहा है। रीजन बिंग कि वर्ड ऑफ माउथ से, मेहनत पर मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, इधर उधर की बातें वो सब फालतू की हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ से लोग आपको जानते हैं, ठीक है। दूसरी जो मेन बात है बताने की वो ये है कि यार अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। मैं भी कोई पढ़ाई में बहुत तेज नहीं रहा था, लेकिन ये गोल्डन अटेम्प्ट है, क्यों है उस पर भी आगे बात करेंगे। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आराम से इस वीडियो को देखते हुए चलना, क्योंकि कई चीज़ें ना धीरे धीरे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से एग्जाम दिया यार, पहले तो एनडीए सीडीएस एफकैट डिफेंस में जाने का मन था, वो सब दिया। उसके बाद सीपीयू एक दिया जिसमें केवल प्री दिया था। मेंस से पहले जो है हमारे यहाँ हमारे टाइम पर जो है फिजिकल होता था, तो उसमें मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरा सीजीएल 14 का मेंस था। तो मुझे ये था कि यार चोट वोट लगी तो शायद मेंस ना दे पाऊँ, हाथ पैर टूट भी सकता है क्योंकि हाई जंप रहेगी, लॉन्ग जंप रहेगी, तो उस सब की वजह से। तो सीजीएल 14 में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली, 15 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक 71 थी। तो एक मेजर इंप्रूवमेंट रहा, कैसे रहा उस सब पर हम आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब आगे जो भी वीडियोस आएंगे उन सब में बीच बीच में बात करते रहते हैं हम कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो एक और बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि आपको किसी पर भी ना ऐसे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर लेना। किसी ने कह दिया मेरी रैंक 1 है तो हमने मान लिया, थोड़ा अपने तरफ से भी सर्च करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं, कह देते हैं हम सिलेक्टेड है और बाद में भाई सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज कि गलत चीज़ें न बताई जाए कर। चलिए उसको छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वरना हम दूसरी तरफ बातचीत करने लग जाएंगे। सजेशंस पर मैं सोचा था कि सजेशंस आपको एंड में दिए जाए, चिंता ना करिएगा इसकी, आपको पीडीएफ जो है कहीं पर अगर मान लो ब्लर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सजेशंस मैं पहले एंड में देने की सोचा था, लेकिन स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की बातें आप में से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं कि क्या क्या बातें मेन हैं, ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बेसिकली जानते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में सजेशंस हैं। पहला सजेशन वही है कि भाई टाइम वेस्ट मत करना। मन करेगा कि यूट्यूब की वीडियो देख लूँ, लेकिन फिर वही बात याद रखना, किसी को कुछ भी नहीं पता है, सब अपने मन से कुछ भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आए ना कि यार नहीं हो सकता इससे पता होगा, तो कहना है इसे फिर ये क्यों नहीं पता था, ये तो ज़्यादा बड़ी बात थी। सेकेंड पॉइंट इज बहुत फिर वही मतलब मिलता जुलता ये पहले वाले से कि बहुत ज़्यादा अब आप स्ट्रेटजी पर वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, आप देखोगे मन है कि मानता नहीं, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा। मन के मत पर मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा, है ना। तो वो चीज़ मत करना। आप इस बात को समझना कि यार क्या सबसे पहला सवाल, पहला नहीं शायद ये दूसरा हो गया, जो भी है, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या प्री के एग्जाम में या टियर 1 में कोई भी बदलाव हुआ है? नहीं। तो हम चिंता कर रहे हैं कि यार टियर 2 में क्या होगा, वो तो बाद की बात है ना, वो किसने देखा है। पता चला हमारा यहाँ पर ही हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि प्री में ही नहीं हम क्लियर कर पाए और हम बाद की चिंता कर रहे हैं ये ऐसा हो जाएगा, मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे तो खर्च कैसे करूंगा, उसे खर्च करने की चिंता सताई जा रही है कि इतना सारा इनकम टैक्स कैसे दूंगा, उसे कैसे बचाऊंगा, उसकी चिंता कर रहे हैं। पहले कमाना तो है, तो पहले टियर 1 क्लियर करने की देखो। जब प्री तो वही है ना, तो फिर स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आगे यार अब जो है फिर वही बात, सारे पॉइंट्स मैंने क्या कहा इंटरलिंक्ड है, ये आपके अब साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। क्यों मन करेगा कि मैं टाइम वेस्ट करूं, ये वीडियोस देखूं स्ट्रेटजी वाली, और मेंस में क्या रहेगा वो देखने का मन करेगा, और जिसके बारे में किसी को कोई क्लू नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अब मेंस का लेवल कैसा रहेगा, क्या रहेगा। देखो मेंस जो है इस बार बहुत ज्यादा थकाने वाला है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है। आप कितनी चीजें याद रखोगे, और मेंस के केवल टियर 2 कहो, मेंस को एक ही बात है, केवल उसी के बल पर आपकी मेरिट बनेगी। अब भाई मेरिट बनेगी तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वही सारा कुछ हमें याद रखना है, ठीक है। और थंबनेल में आपने देखा ना कि प्री 2 बार होगा, इस बारे में भी मैं आगे बातचीत करूंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि प्री 2 बार होगा, उसका मतलब क्या है कहने का, और आप उससे भी एग्री करेंगे, देखते हैं उसे। तो ये समझो कि यार एग्जॉस्टिव होने वाला है, इंग्लिश भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीएस भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, टाइपिंग भी होगी, तो एकदम थकाने वाला है। लोग कहेंगे इसका ऐसा लेवल आएगा, वैसा लेवल आएगा, बट आपको ना ये समझना है कि यार जितना बाकी लोग जानते हैं उतना ही आप जानते हो। तो अपने बुद्धि विवेक से सोचो कि यार लेवल कैसा हो सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बड़ा भाई बताऊं कि यार क्या लगता है मुझे, तो मुझे जैसा लगता है ना लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। रीजन पता है क्या है, होने क्या वाला है, बच्चे भागेंगे कि यार हम जीएस को करेंगे, जीएस और मेंस है,
सारे मेंस पे ही सब कुछ टिका हुआ है, जीएस के पीछे इतना भागें कि उनका इंग्लिश मैथ रीजनिंग में स्कोर कम रह जाएगा। कहेंगे कि यार नहीं यार जीएस कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, टफ सवाल भी कर लेते हैं, इजी। इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिलेबस हो गया है कि भाई एंड में हथियार सब डाल देंगे यार अब नहीं, अब देखेंगे यार अब जो होगा। तो मेन क्या कह रहा हूँ, बेस सबका पहले कवर कर लो, ऊपर भी जाएंगे लेकिन पेपर का लेवल जो है वो देख लेना। मतलब अब मैं बिल्कुल ये कमेंट नहीं कर रहा कि भाई नहीं ऐसा ही होगा, बट चांसेस जो बहुत हाई हैं वो है मीडियम और इजी लेवल। बहुत टफ नहीं होने वाला, अगर उसके पीछे भागेंगे ना तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली छूट जाएगा। अब क्या हो गया है, पहले क्या था केवल इंग्लिश और मैथ पे ध्यान देना है, अब इंग्लिश भी मैथ, समझ रहे हो इतनी सारी चीजें होगी, सब पर कैसे एकदम बराबर हम टाइम डिवाइड कर पाएंगे, तो वहां दिक्कत होगी। एक को पकड़ोगे तो दूसरा छूट रहा होगा, इसलिए सबको मैनेज करते हुए आगे जाना पड़ेगा। बट वो मेंस की बातें अभी से चिंता नहीं करना, फिर वही बात है अभी प्री पर फोकस करिए। बेनिफिट ऑफ आपको अनसर्टेनिटी भी मिलेगा। अच्छा ये क्या चीज है, जैसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, वही है बेनिफिट ऑफ अनसर्टेनिटी की यार होगा क्या किसी को नहीं पता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा सीजीएल 2012, जिसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एडवांस मैथ्स को। अब आप उसकी कट ऑफ को उठा के देख लीजिएगा, उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, उसके बाद जो है उसकी वैकेंसीज भी खाली रह गई थी। रीजन वही है कि यार अब सबने हथियार डाल दिया, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, किसी को नहीं पता। इसी प्रकार से अब है, अभी कोई भी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा, है ना किसी, और एसएससी पता नहीं सैंपल पेपर देगी या नहीं देगी, मगर यूट्यूब पर आपको कई वीडियो कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे, देखो ऐसा आएगा पेपर, वो सब बातें फिर यही चीज याद कर लेना, ठीक है। तो अब ये अनसर्टेनिटी, यार पता नहीं मॉक टेस्ट कैसा होगा, कहाँ किस लेवल का पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता है। तो यही है, इस ऐसे ही टाइम में जब किसी को कुछ नहीं पता होगा ना, जब किसी को कुछ नहीं पता होगा, तभी गोल्डन अटेम्प्ट होगा कि सिलेक्शन ले जाएं। वैकेंसीज भी इस बार ज्यादा है ना, उस बात पर भी आएंगे। जब किसी को नहीं पता तो आप घबराओ मत, आप अपनी मेहनत को करते हुए चलो, ठीक है। तो उस वक्त भी अपना जो क्या कहते हैं कट ऑफ भी कम जा सकती है, ठीक। उसके बाद ऑल आर एट द सेम लेवल। अब देखो जो बंदा, ये अच्छी बात है उनके लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 2-3 महीने में प्री क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे, है ना, फाइनल मेरिट में। तो अब वो प्री क्लियर करके जो है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि प्री के नंबर नहीं जुड़ रहे। लेकिन यहाँ दिक्कत किसके लिए होगी, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये सोचो ना कि यार उसका ऐसे बेनिफिट उठाओ कि अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे थे तो अब आप भी फ्रेशर हो, जो आपसे तेज थे वो भी फ्रेशर हैं। अब यहां देखना सिलेक्शन वो लेगा जो समय बर्बाद नहीं करेगा और फोकस्ड तरीके से तैयारी करे। समय बर्बाद ना करने का मतलब यूट्यूब से दूरी बनाए रखेगा, किसी की बातों में नहीं आया, क्योंकि नॉलेज सबको बराबर है। गोल्डन लाइंस आपके लिए कुछ यही है कि यार डोंट गिव अप, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होगा आप देखिएगा, जब प्री दे के आओगे तब इसी वीडियो पे आके कमेंट करना, पता क्या होगा, साइकोलॉजी सबकी एक सी काम करती है। अभी न चाहते हुए मैं कह रहा हूं कि भाई यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन वीडियोस ऐसी आती रहेंगी कि आप उनको देखते रहोगे, आपके दिमाग में चिंता मेंस की अटकती रही, यार मेंस में पता नहीं क्या होगा, मेंस में पता नहीं क्या होगा, ठीक है। उसलिए, और कई सोचेंगे यार अभी तो हमें पता ही नहीं पेपर कैसा, तो एक बार पहला पेपर देख लेते हैं, फिर आगे जो है उस हिसाब से प्लानिंग करना बेटर होगा। लेकिन यार जो बुरा समय होता है, जो टफ टाइम होता है ना, वही एडवांटेज लेने का बेस्ट समय होता है। इसमें मतलब मुझे एक वॉरेन बफेट की एक कोट याद आती है, वैसे शेयर मार्केट वाली बातचीत होगी बट वो यहां भी अप्लाई होती है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। बात तो समझ गए ना, जैसे मार्केट में जब मार्केट गिर रहा होता है, जब सब डर रहे होते हैं, उस वक्त हमें लालच दिखाना कि यार अब खरीदेंगे। वही बात है यार, अभी सब डर रहे हैं, पता नहीं यार पेपर कैसा होगा, क्या लेवल आएगा, कुछ नहीं पता, तो इंतजार करेंगे कि यार एक बार पेपर हो जाए फिर हम अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। लेकिन अभी जो ढंग से तैयारी कर गया, क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, अभी ही कर गुजरने का समय है, क्योंकि अभी कम मेहनत पर सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर हमारी अप्रोच सही रही, अगर हमने वो गलतियां नहीं करी जो बाकी कर रहे होंगे, जो वीडियो देखने में समय बर्बाद कर रहे होंगे और मेंस की ज्यादा चिंता कर रहे होंगे। इधर उधर बहुत भागना नहीं है, याद रखना। लोग आपको दिखाएंगे देखो ये लेवल हो सकता है, वो लेवल हो सकता है, बैंकिंग का हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिंतित हो जाओगे फालतू में। कॉमन सेंस लगाना है इस बार, ठीक है। जो आप सोच सकते हो वही मैं सोच सकता हूं, वही कोई और सोच सकता है, सब बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन स्टडीज एंड डोंट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर बेस्ट स्ट्रेटजी एंड सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन एसएससी दे चाहे ना दे,
यूट्यूब पर आगे आपको मिल जाएंगे। अब देखो क्या बातें चल रही है कि यार बैंकिंग जैसा लेवल आ सकता है, ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा आगे, टाइम दीजिए। ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, डेफिनेटली ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। फास्ट प्रोसेस होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा वो आगे हम देख रहे होंगे। और प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। देखो जो ज्यादा वैकेंसी आई वो बात ना 50-50 टाइप सही है। 20,000 के आसपास जो है अप्रोक्स वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है CHSL की जो अधिकतर वैकेंसीज हैं वो कौन सा है, वो पोस्टल असिस्टेंट, उसकी वैकेंसीज आई हैं। बट ठीक है, ऐड हो रहा है ना, अब आपको CHSL नहीं देना पड़ेगा, एटलीस्ट उससे वो एक बेनिफिट है। लेकिन ये बात 101% ये सही साबित होगी कि अगर चीटिंग वगैरह नहीं हुई ना तो ये एक सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रह रहा होगा। फास्टेस्ट रहे ना रहे, लेकिन ये सबसे एक फेयर SSC का एग्जाम हो रहा होगा SSC CGL की हिस्ट्री में। रीजन क्या है भाई, हर बार हमें ये लगता है कहीं ना कहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था, नॉर्मलाइजेशन होता था, सबको लगता था अरे यार नहीं एक ही शिफ्ट में होता तो बढ़िया था। डिस्क्रिप्टिव में कभी किसी को 0 नंबर तक दे दिए गए, जो मैंने लिखा वही दूसरे ने लिखा, उसकी राइटिंग अच्छी थी उसको ज़्यादा मिल गए, मुझे कम मिल गए। तो ये सारे डाउट रहते थे यार ये है वो है। लेकिन अब कुछ नहीं है, केवल मेंस और सिलेक्शन, कहीं कुछ फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना। प्रोसेस इस वजह से फास्ट हो जाएगा। लेकिन इस वजह से ये सबसे फेयर एक SSC का एग्जाम हो सकता है। अगर चीटिंग नहीं हुई तो सब संतुष्ट होंगे कि हाँ यार ठीक है, एग्री। अब हम उन सब बातों पे ज्यादा बात नहीं कर रहे कि फोटो कैसी डालनी क्या डालनी, वरना बहुत लंबी वीडियो जाएगी, 16 मिनट की अभी हो चुकी है, ठीक है। अब जो है पहले 11:30 बजे तक एग्जाम आप फॉर्म फिल कर सकते थे, अब SSC ने 11 ही कर चुका है। बट आप ऐसा करना, बेस्ट टाइम ये रहेगा जो आप इस महीने के एंड में, मतलब 25-26 तारीख के आसपास जो है फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, ठीक है। लास्ट डेट का कतई इंतजार ना करें। दिसंबर में जो है टेंटेटिव है कि भाई Tier 1 होगा और Tier 2 जो है वो बताएंगे कब होगा, हो सकता है मार्च में हो जाए, मतलब इसके 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी सी बातें कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ भाई, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि यार अगर आप फाइनल ईयर में होगे तो आपकी डिग्री कब हो रही होगी, आप कब ग्रेजुएट हो रहे होगे, मई में हो रहे होगे। तो कहा यह गया है कि भाई 8 अक्टूबर 2022 तक आपके पास क्या होना चाहिए, आप यू मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब इसका मतलब क्या, उस पर भी अभी मैं आऊंगा। मतलब ये नहीं है कि आपको 8 तारीख तक डिग्री मिली जानी चाहिए, इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि यार 8 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जिसमें कि आप पास हो जाओ, ठीक है। रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये करेक्ट बात है, ठीक। और बाकी आगे भी लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इट इज रिटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। वही बात है, मतलब डिक्लेयर हो जाना चाहिए रिजल्ट जो है स्पेसिफाइड डेट से पहले, ठीक है। अगर मैं आपको और क्लियरली समझाऊं, जैसे मेरी डिग्री है, मार्क्स वगैरह तो नहीं दिख रहे ना, हाँ मार्क्स वगैरह मत देखना, बीटेक कर ली थी हमने। तो अगर आप यहाँ पर देखो दोनों चीजें हैं। आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब डिपार्टमेंट लेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि आप इस वजह से आपको रिजेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ कंप्लीशन मई 2013, ठीक है। तो मैंने बीटेक मई 2013 में, क्या मेरी बीटेक हो गई थी? द आंसर इज नो। मई 2013 में मैंने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रिंट क्या है, 14 अगस्त 2013। अब मैं मान लेता हूँ ये 14 अगस्त 2022 होता डेट ऑफ प्रिंट ऑफ द डिग्री। तो डिग्री प्रिंट हुई थी, ऐसा नहीं डिग्री मेरे पास आ गई होगी इतने तारीख को, डिग्री हो सकता है अक्टूबर में आई हो। लेकिन और अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, अगले साल 2023 में कभी हो सकता है मई जून जुलाई में हो रहा हो। तो बात को समझो, ये डेट भी नहीं देखी जाएगी, एग्जैक्ट क्या देखा जाता है कि मेरा रिजल्ट कब आया था। लेकिन बाई चांस 1% आप में से कोई ऐसा होता है जिसका रिजल्ट मान लो, समझना, करेक्ट बात तो हमने कर ली है, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, और ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया वो जो तारीख है वो 8 अक्टूबर या उससे पहले की होनी चाहिए। बट मान लो किसी बच्चे ने शायद कमेंट किया हुआ था कि सर मेरा रिजल्ट हो सकता है 15 अक्टूबर को आए, ठीक है, तो भी 90% चांसेस हैं कि आप अगर सब कुछ पार कर गए तो डीवी में बाहर नहीं होगे। रीजन समझना, यार 15 अक्टूबर को रिजल्ट आया, आप ये कह सकते हो, मतलब इस पर फाइट कर सकते हो, है ना, जो होगा बस इसकी टेंशन मतलब जो होगा देखेंगे कि सर मैं तो देखो यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ कंप्लीशन में मई 2013 में
मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, वो मेरे को डिग्री लेट मिली। तो ऐसे पे भी ऐसा नहीं कि आपको तुरंत बाहर कर देंगे। मेन सिलेक्शन लेना इज इंपॉर्टेंट। डीवीवी में इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हार्ड एंड फास्ट कुछ होगा। इस पर भले आप कमेंट करेगा, आपने कुछ देखा हो सुना हो उस बारे में, बट इधर 15 अक्टूबर भी होगा, देन वी कैन फाइट कि सर मैं जो है मई 2013 में कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। सबसे पहली बात है यार, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या जो वीडियो बना रहा है, कोई भी वीडियो आप देखो, क्या उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? आप उसकी बात पे पूरा भरोसा कर गए, आपने नहीं पढ़ा। मैं सीधी बात करूंगा यार, ठीक है, यही हमारा तरीका है। जो नए हैं वो शायद एक दो वीडियोस अगर देख पाएंगे, मन उनके विचार मिल पाए, तो आप समझ जाओ कि मैं सीधी बात करता हूँ। ठीक है, सीधी सटीक, घुमा फिरा के नहीं, मीठी गोली नहीं देनी है, ठीक है, कड़वी देनी है लेकिन सही देनी है। देखो यार, अगर मैंने कुछ भी बात बताई, आपने उस पर भरोसा कर लिया, आपने खुद अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। इसलिए किसी पर भी ऐसी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। खुद एक बार जो है आप कंप्लीट नोटिफिकेशन के थ्रू जाएंगे। बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो अभी चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज़ हो, चाहे फिजिकल फिटनेस वाली चीज़ हो, उसके लिए अभी चिंता मत करो, अभी उसमें टाइम है। अभी आपने प्री दिया है, वो मेंस देना, उसके बाद की बातें, ठीक है, तब तक वो चीज़ें धीरे धीरे बातचीत कर लेंगे। एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं, बट अगर आपको फिर भी थोड़ी चीज़ें देखनी है, फिजिकल और मेडिकल जो है 7-8 पोस्टों के लिए है, वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन में। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मेंशन नहीं है, बट वो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सी पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। फिजिकल है, आप केवल सर्च करो, Ctrl+F दबा दो, या मोबाइल में भी सर्च करने का ऑप्शन होता है फाइंड, है ना, कि भाई फिजिकल सर्च करोगे तो दिखा देगा कहाँ कहाँ फिजिकल लिखा हुआ है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला कि सर पेज नंबर शायद 77 पर ऐसा लिखा हुआ है कि फिजिकल सबको देना। फिजिकल सबको नहीं देना है। ये वाला जो फिजिकल था, जो आप पेज नंबर अलग अलग मेंशन कर रहे हो, वो अलग अलग पोस्ट के लिए है। ये BRO के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, पूरा एक बार पढ़ना। अब हम आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या कि अगर हम एग्जाम प्रोसीजर को इन शॉर्ट में समझें तो यहाँ पे 2 स्टेप गायब हो चुके हैं। कौन कौन से? पहले हम टीयर 1 देते थे, है ना, उसके बाद हम टीयर 2 देते थे, और उसके बाद क्या होता था, फिर हमारा जो है हम अपना टाइपिंग देने जाते थे, ठीक है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, मतलब टाइपिंग प्लस इसके बाद कौन सा, डिस्क्रिप्टिव। ये हमारा 1 दिन पे होता था, ठीक है। उसके बाद वो होने के बाद जब हमें अपना फाइनल सिलेक्शन हो गया तो हम कहाँ जाते थे, पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, साथ ही साथ डीवी के लिए जाते थे। तो ये जो 2 स्टेप थे ना, ये 2 स्टेप जो थे, उनमें से ये वाला तो यहां मर्ज कर दिया गया है और ये वाला यहां पे कर दिया। मतलब अब एसएससी जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करके सीधे डिपार्टमेंट करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, एसएससी कर रही है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट फिर कहां पर जा रहे हैं, जो भी आपका, मैं वर्ड उसका भूल रहा हूं, उसका नाम था डोजियर्स। तो आपके जो डोजियर्स हैं वो कहाँ पे जा रहे होते थे, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, फिर वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो 2 बार हो रहा था, वो टाइम यहाँ पर सेव हो रहा। तो इन शॉर्ट टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, टीयर 2 के बेसिस पर आपकी मेरिट बन रही होगी, इसका कोई इसमें यूज नहीं है, फिर सीधे आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। बहुत शॉर्ट प्रोसेस हो गया। अब ये वाला पॉइंट एक बार समझ लो, इसमें काफियों को दिक्कत परेशानी है, और थोड़ा सा जब सिलेबस पर आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। देखिए हुआ क्या है इन शॉर्ट, यहां पे देख पा रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन है नंबर ऑफ क्वेश्चन से, ये पूरा मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। नॉर्मलाइजेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स पर क्वेश्चन, नेगेटिव कितना, टोटल मार्क्स, टाइम, मेरिट, ये मतलब इसके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे या केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्या ये देना कंपलसरी है, फिर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है या नहीं है। इन सब पॉइंट पर हम एक बार फटाक से बात करते हैं। टीयर 1 में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस होगा, बात को ध्यान समझना। नॉर्मलाइजेशन होगा, हाँ होगा। कितने सवाल होंगे? 100 सवाल होंगे, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस। एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 100 इंटू में 200 नंबर का पेपर हो गया। टाइम 60 मिनट का हो गया। क्या ये क्वालिफाइंग नेचर का है? तो हाँ। क्या ये देना कंपलसरी है? बिल्कुल है भाई, छोड़ सकते नहीं। एमसीक्यू, एबीसीडी, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव कितना होगा? नेगेटिव 1/4 होगा। तो एसएससी ने ना इस बार थोड़ा सा अजीब सा कर दिया है। टीयर 1 में 1/4 है, फिर टीयर 2 के पेपर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 में, वो भी हम आगे देखेंगे, उसमें फिर से 1/4 है। तो थोड़ा क्या कर दिया है, खिचड़ी ज्यादा बना दी है।
खिचड़ी ज्यादा बना दी है, लेकिन ठीक है, जो रिफॉर्म्स लाए वो बेटर है, वो बढ़िया है। फिर अब आप क्या करेंगे, टीयर 2 देने जाएंगे। प्री क्लियर कर दिया। टीयर 2 में पेपर 1 के अंदर सेशन 1 होगा। सेशन 1 मतलब आप इसे सिटिंग ले लो कि एक बार आप बैठे तो 2 घंटे 15 मिनट तक आप नहीं उठ सकते हो। उसके बाद कुछ ये ब्रेक देंगे, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी होगा, 1 घंटे का। उसके बाद आप जब दूसरी बार बैठेंगे तो 15 मिनट तक बैठना। तो पहले अच्छे से तपस्या करवाएंगे, फिर केवल 15 मिनट, ठीक है। इस 2 घंटे 15 मिनट में क्या होगा, आपके पास 3 सेक्शन होंगे, मतलब आपको दिखेंगे नहीं वो। आप सिस्टम पर बैठे 60 मिनट के लिए ये वाला सेक्शन खुलेगा। इसमें मैथ और इंग्लिश के सवाल होंगे, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होंगे। आप किसी को भी पहले कर पाएंगे, जैसे अभी आता है ना, जैसे अभी प्री होता है इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस, तो उसी प्रकार से होगा मैथ और रीजनिंग। ये दो जो कैटेगरी है, ये दो जो सब्जेक्ट है, ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। यानी ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट यहाँ कहाँ गया, ये रहा। टाइम कितना है, 60 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स में आपको कितने सवाल करने हैं, 30 सवाल मैथ के, 30 सवाल रीजनिंग के, टोटल 60 करने। किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, किसी को भी पहले उठा सकते हो, चॉइस आपकी है। एक सवाल 3 नंबर का होगा, तो ये 90 के हो गए, ये 90 के हो गए, -1/3 है। मेरिट इसी से बनेगी। मेरिट किससे बनेगी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक है। और उसके बाद कंपलसरी है बिल्कुल देना, और एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ABCD के फॉर्मेट में, ठीक है। अब जैसे आपकी 60, अब ये वाला पॉइंट को समझो, जैसे ही आपकी 60 मिनट हुई, लेकिन आपके 4-5 सवाल छूट गए थे, अब वो छूट गए, तुरंत जो है आपका सेक्शन 2 खुल जाएगा, जैसे बैंकिंग में होता है। इसीलिए बस हम इसको इसी एक रीजन से मैं इसको बैंकिंग से कंपेयर कर सकता हूँ। सिलेबस के फॉर्म में मैं इसे बैंकिंग से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके सामने सेक्शन 2 खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आप फिर वही इंग्लिश और जीएस होगा, और उसको आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नो लिखा है, ठीक है। हो भी सकता है अगर मतलब वैसे देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज 20,000 है, तो लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे पास करवाए जाएंगे। तो अगर एसएससी एक दिन में 1.5 लाख बच्चों का भी एग्जाम ले सकती है, तो यार काश 2 लाख का भी ले ले। तो जहां तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही दिन पे एग्जाम होगा, अगर नहीं हुआ बाई चांस तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ गए। फिर तुरंत आपके सामने सेक्शन 2 आ जाएगा, जिसमें इंग्लिश और जीएस होगा, जिसको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दे दिया है, कह दिया है। तो यहाँ पर भी आपके पास कितने 60 मिनट ही होंगे, ठीक है। आप कैसे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप पहले जीएस को खत्म कर लिया आपने 60 में से कितना, 10 मिनट में, 15 मिनट में, उसके बाद बचा हुआ टाइम आपने इंग्लिश को दे दिया। सवाल अगर देखा जाए तो इंग्लिश के सबसे ज्यादा है, 45 सवाल इंग्लिश के हैं, फिर उसके बाद जीएस के हैं 25 सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखो, टोटल मिलाकर सवाल नंबर कितने हो गए, 390। यानी जो मेरिट बनेगी आपकी वो इस 390 नंबर में से बनेगी, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो अपना टीयर 2 है वो 2 बार होगा। तो उसका मतलब समझो, कुल मिलाकर ना एसएससी ने क्या कर दिया, मतलब फिर से वहीं पर लेके आ गए। मेरिट किस बेसिस पे बन रही है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोड़ो, प्री में हम क्या दे रहे हैं, प्री में भी हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस ही कर रहे हैं। सिलेबस लगभग वही है, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की। अगर सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, तो यार मतलब फर्क क्या पड़ गया। तो टीयर 1 ही तो 2 बार दे दिया हमने भाई। कंप्यूटर का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे आपके 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, जैसे 2 घंटे कंप्लीट हो गए, तो 15 मिनट के लिए आपको कंप्यूटर वाला जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है वो देने का मौका मिलेगा। सब कुछ वही है, 3 नंबर का है, 1/3 जो है वहां पर नेगेटिव है। 20 सवाल होंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे 20 सवाल 15 मिनट में आराम से। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो इसके नंबर मेरिट में जुड़ नहीं रहे। तो प्री ले लिया इन्हें 2 बार, अरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए। वैसे कितने होते हैं, 30 तो यहाँ पे 30 45 25 कर दिए, क्योंकि प्री में क्या है 25 सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, 25 25 25 25। यहाँ 30 यहाँ 45 25 कर दिया, बस इतना ही कर दिया, ठीक है। जो भी सोच के किया चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ ब्रेक दे दिया। फिर आपका ये जो सेशन नंबर 2 था, कहाँ है सेशन नंबर 2, सिटिंग नंबर 2, इसमें सेक्शन नंबर 3 उस सबको छोड़ो। फिर आपकी केवल टाइपिंग होगी, ठीक है। इसमें ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का एमसीक्यू इसमें होगा नहीं, 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो पेपर 2 पेपर 3 जो है अगले दिन हो रहे होंगे, जो भी इसको देना चाहते हैं, मतलब जिनने भी जेएसओ और AAO के लिए अप्लाई किया। इसमें ये सब्जेक्ट होंगे स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, बाकी सब कुछ आप जानते हो, ये वैसे का वैसा ही रखा है। देखो मेंस में यहाँ पर 1/4 नेगेटिव है,
यहाँ पर 1/3 यहाँ पे 3-3 नंबर के हैं, यहाँ 2-2 नंबर के कर लिए, ठीक है। मेरिट इसके बेसिस पे बनेगी जो भी स्टूडेंट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ना फालतू की भी बातें हैं इसमें, ठीक है। इसमें बड़ा पेचीदा भाषा में इसे लिखा हुआ है जिसकी कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, वही वाली बात हो गई भाई, सीधे सीधे बता दो कहना क्या चाह रहे हो। तो कहना कुछ नहीं चाह रहे, फर्जी सी बात है। क्या कह रहा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। मतलब जिसने भी लिखा होगा वो खुद भी लिखते लिखते मतलब समझ नहीं पा रहा भाई लिख क्या रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन इजी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो ये बस यार ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर टीयर 1 की बात करें तो ये जो 200 नंबर है, फिर यहाँ पर जो सेक्शन 1 है जो कि 180 नंबर का है ये, फिर यहाँ पर बात करें तो ये जो 210 नंबर है यानी कि सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 यानी ये 60 नंबर, और ये जो पेपर 2 और पेपर 3 हैं जो इनको दे रहे होंगे। अगर हम इन सभी की बात करें तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% नंबर लाने। 30% मतलब क्या हो गया, इसका 30% मतलब 60 नंबर लेके आने। कितने नंबर, 60 नंबर लेके आने, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 180 हो गया, तो इसमें से कितने 180 यानी 54 नंबर लाने पड़ रहे हैं, इतने सारे नंबर। तो इन दोनों में से कलेक्टिवली, ऐसा नहीं सेपरेटली, जब ये गोले डाल दिया ना इनमें से इसका 30%, इसका 30%, इसका 30%, तो देखो यूआर कैटेगरी में अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो यार क्या 60 नंबर लाने पे हम प्री क्लियर कर पाएंगे? नहीं, 125-30 के आसपास लाने पड़ेंगे, 30-35 नंबर प्री की बात करें, क्वालिफाई जस्ट करने के लिए। और सिलेक्शन ले रहे होंगे तो क्या यहाँ पर 54 नंबर पर 180 में से 54 नंबर पर सिलेक्शन होगा? द आंसर इज नो। तो फालतू में जो है वाहियात सी बात लिख दी है। चलिए यहाँ पर फिर भी जो बातें कही गई हैं वो थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जो अभी पिछली स्लाइड में हमने बात करी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो भी सीपीटी वाले एग्जाम्स थे, ये कह लो जो जिन पोस्ट में पहले सीपीटी होता था, है ना, तो उन पोस्ट के लिए अब क्या किया जाएगा, अब 30% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा था 30% आपको सभी एग्जाम्स में लाना है। यानी कि जो कंप्यूटर वाला टेस्ट था जिसमें कितने 20 सवाल थे इंटू में 3, 60 नंबर में से, यानी कि 60 मार्क्स में से आपको 18 नंबर लाने पड़ेंगे। ये परसेंटेज ही देखो, 18 नंबर लाओगे आप पास हो जाओगे। लेकिन जिन पोस्ट में पहले सीपीटी होता था उनके लिए जो है ये लेवल 30 की जगह 40 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। और यहाँ पर विल लिखा हुआ है कि हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट। तो विल की जगह मे भी हो सकता है कि भाई मे मतलब इतने पे भी पास कर दें। मतलब इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज। 30 तो रहेगा ही रहेगा, 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 40 हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि वो कितना होगा। उसी प्रकार जिन पोस्ट में पहले डीएसटी होता था, ठीक है, यानी कि देखो सीपीटी में अपनी 3 चीजें होती थी, क्या क्या, टाइपिंग होती थी, उसके बाद आपको पीपीटी बनानी पड़ती थी, उसके बाद आपका एक्सेल का भी कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई उस तरह की बेसिक टेस्ट होते थे। डीएसटी में क्या होता था, केवल और केवल आपको टाइपिंग वाला टेस्ट होता था जिसमें एरर आई थिंक 5% अलाउड था, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं कि टाइपिंग सबको देनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग वैसे भी आवश्यक है और वैसे भी आपको आती है, अभी मोबाइल पर आती है। थोड़ा 10-15 दिन भी अगर मेहनत करोगे तो 20% के अंदर तो आप आराम से आ जाओगे। 20% एरर अलाउड है, 80% 85% एक्यूरेसी आराम से आ जाएगी। लैपटॉप है तो ऑलरेडी वो होगी भी। तो अब यहाँ पर ये बात मेंशन करी गई है कि यार अगर आप इन पोस्ट के लिए नहीं जा रहे हो, यानी कि टीए सीबीआईसी और टीए सीबीडीटी और बाकी पोस्ट के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपको केवल और केवल 20% आपको टाइपिंग एरर होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब 20% आप एरर कर रहे हो या 80% आपकी एक्यूरेसी है तब भी आपका काम चल जाएगा। यू विल बी टेकन एज पास्ट, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको बनना है तो भी आपको अब टाइपिंग देना पड़ेगा और 20% एरर अलाउड है। लेकिन इसके लिए आपका जो एरर है वो परसेंटेज कम रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। तो 20 की जगह पहले 5 था तो वो 5-7% हो सकता है एरर अलाउड हो। तो यहाँ पर कुछ खास बात नहीं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज सिलेबस। अभी तक इतनी चर्चा हो गई, इसमें हमने क्या क्या बात समझी कि यार देखो सिलेबस पे नहीं आए, प्री ही 2 बार हो रहा है, एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है चीज़ों को, लेकिन चीज़ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप चीज़ों को आराम से समझोगे। अभी उसके लिए मेंस के लिए उतनी चिंता करने वाली आवश्यकता
नहीं है। सिलेबस से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले हम प्री की अगर हम बात करें, टीयर 1 की बात करें, तो यहाँ पर 2022 का आपको दिख रहा है जो भी सिलेबस बताया गया था, 2021 का जो बताया गया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखोगे आराम से, आप चाहे तो अभी भी दिख रहा हो अभी देख लेना, नहीं तो आपको जो PDF मिलेगी आप उसमें भी देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम है, ठीक है। आप नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो है वो डाउनलोड करके पिछले वाला नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हो। इसी तरीके से मैथ की बात करें, वर्ड टू वर्ड एकदम सेम टू सेम। आप देखो यहाँ पर भी पाई चार्ट पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी पाई चार्ट में, ये 2 पेजेस में था इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, नहीं तो देखो राइट, ये राइट, सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है। यानी कि सबसे पहली बात मैथ्स में, अभी आप मेंस में देखोगे 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, थोड़ा सा DI में ऐड हुआ है और एक प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्री का सिलेबस अभी भी क्या है, हूबहू सेम। तो प्री के लिए भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड नहीं है, प्री में नहीं है। सब सोच रहे हैं प्री में भी ऐड होगी क्या, नहीं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी सिलेबस सेम टू सेम, GS का भी सिलेबस एकदम सेम टू सेम है। तो यहां से हम क्या समझ गए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS यानी प्री अभी भी सेम टू सेम वैसा होगा। अब मेंस की चिंता सता रही है, आ जाइए मेंस देख लेते हैं। यहां से आप वीडियो को पॉज करके फिर बताना कि क्या प्री ये 2 बार नहीं ले रहे, सिलेबस भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पर 2 चीजें बस डिफरेंट देखी, 2 क्या 3 चीजें कह लो। पहला, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है, और आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 3-4 आते हैं, उसमें से 1-2 तो आसान आते थे, बाकी जो है थोड़े टफ आते थे, एडिटोरियल वगैरह भी पूछा जाता था। ये आप देखोगे 2 साल पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा है कि एडिटोरियल पढ़ना है, वही सेम चीज यहाँ पर बस इसी चीज को एलेबोरेट करके बता दिया कि टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन there 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least 1 paragraph should be a simple one based on a book or a story. तो एक आसान होगा, और 2 जो है वो करंट अफेयर्स और रिपोर्ट पर हो सकते हैं जो एडिटोरियल। इसी को बस थोड़ा सा बता दिया। और डिफरेंस क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ग्रामर का ही पार्ट है ना, बहुत ज्यादा तो अब मुझे याद नहीं, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बस ये। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ऐसा कुछ तो है नहीं जो यहाँ मेंशन ना हो। और सिनोनियम, एंटोनियम एंड देयर करेक्ट यूजेज, मतलब सिनोनियम एंटोनियम का करेक्ट यूजेज वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकता है, क्लोज टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो बात वही है, यहाँ पर सिनोनियम एंटोनियम तो मेंशन्ड था ही। यानी इंग्लिश का सिलेबस मेंस का सेम टू सेम है, आप एग्री करते हैं, ठीक है। मैथ्स पर आ जाते हैं, तो मैथ्स में तो हम कह ही रहे हैं सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। बीच में यहाँ पर ये भी लिखा है सिंपल प्रॉब्लम ही पूछेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में मुश्किल नहीं पूछेंगे। देखो अब जैसा कि अब हम थोड़ी सी और बातचीत कर सकते हैं किस बारे में, यार मेंस में 35 सवाल ही पूछ सकते हैं, हर जगह जो है एग्जामिनर के हाथ बंद गए। ये भी एक रीजन है कि या तो सारे सवाल मुश्किल डाल दो, ठीक है, या तो सारे ही सवाल एकदम मुश्किल भयंकर डाल दो, या इजी कुछ और कुछ मॉडरेट। आई थिंक वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब 35 ही सवाल पूछ सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने 45 पूछ सकते हैं, तो हाथ बांध दिए। पहले कहता 100 सवाल है, कहीं से ही पूछते रहो, एक टॉपिक पर से 10-10 सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या पूछेंगे, चीजें लिमिटेड होगी, बहुत गहराई में हो सकता है ना जा पाए, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस को देखें, यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम्स कह रहा है, जो मेन डिफरेंस है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मीन मीडियन तो हम पहले भी पढ़ते थे, मीन मीडियन मोड जो यहाँ पर ऐड हुआ है DI में, अगर हम बात करें तो DI में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड हो गया। आगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। अब इस बात को भी आपको अपने बुद्धि विवेक से समझना है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आप IIT लेवल की प्रोबेबिलिटी पढ़ते रहो कि कितने हैंडशेक होंगे, हमारे नाम कौन से नंबर पर आएगा, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर घुस सकते हो प्रोबेबिलिटी के साथ ही। तो देयर इज नो लिमिट। तो वो आपको डिसाइड करनी है कि यार 10th लेवल तक की प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं जो किताब में दिया है, बस दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। सिंपल साफ साफ लिखा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाना है, अपने बुद्धि विवेक से आपको काम लेना है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि मैथ में हमने एक टॉपिक देख लिया, बस एक, ज्यादा भी नहीं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, टॉपिक DI का एक सब पार्ट है, एक सवाल बस देखोगे खत्म, कुछ मेजर चेंज है नहीं। प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा पार्ट, बहुत बड़ा चेंज है क्या, नहीं। अब रीजनिंग का देखें। अब रीजनिंग यहाँ पे कई बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगी एकदम बैंकिंग लेवल की। ये एक मेन गलती हो जाएगी क्या, प्री आपने कैसे भी क्वालिफाई किया, कैसे भी का मतलब मेहनत से आपने क्वालिफाई कर डाला, मेंस में भी कई बच्चे इतना भटकेंगे ना कि वो बैंक, क्योंकि अभी पता तो है नहीं क्या लेवल का आएगा, अब वो बैंकिंग लेवल का फालतू में पढ़ने लग रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा आ जाएगा, एक पेज वाला सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लेंगे, है ना।
पजल पूछ लेंगे बहुत खतरनाक, वहाँ टाइम वेस्ट कर जाएंगे। अब मैंने एकदम वर्ड टू वर्ड देखा, सारी चीज़ें मिला ली सेम। ये अब 2021 में मेंस तो होता, मेंस में रीजनिंग तो आती नहीं थी, तो ये जो 2021 का मैंने लिया है ये प्री का ही सिलेबस है। आप देख लो प्री का सिलेबस है ये, और यहाँ पर वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्री के सिलेबस में मिल रहा है। पता नहीं कैसे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग, भाई क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? बिल्कुल था, आप देख लेना नोटिफिकेशन में, अभी पीछे भी हमने देखा है। और उसके बाद क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है ना, सोशल इंटेलिजेंस के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, सेम है, यानी रीजनिंग भी सेम हो गया। जीके की बात करें, हाँ जीके में 1 2 3 4 डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगा। यहाँ पर 4 डिफरेंसेस मुझे मिले। क्या? यहाँ पर एनवायरमेंट अराउंड देम लिखा है, यहाँ पर देम ना होके अराउंड हिम लिखा है, तो देम यहाँ पर हिम हो गया। क्वेश्चंस आर, यहाँ पे क्वेश्चंस विल, ठीक है। यहाँ पर पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, यहाँ पर पर्टेनिंग हिस्ट्री है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, स्पॉटिंग एरर किया है यहाँ पर, है ना, लेकिन प्री के सिलेबस में ये स्पॉटिंग एरर सही नहीं किए गए थे, मेंस के में कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो अगली बार जो है एसएससी शायद उनको उन तक ये बात पहुंचा दें कि भाई प्री वाले में भी यही सेम पेस्ट करना है, ये यहाँ गलती थी। तो आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको ये वाला एंड लिखने के लिए मना किया जाता है, पता नहीं क्यों ये वाला एंड बोलते थे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर वो एंड चेंज कर दिया गया, उसकी जगह ये एंड ला गए, ठीक है। तो ये मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा चेंज था और कुछ चेंज नहीं। तो यहाँ तक अब क्या कंक्लूजन बैठा कि यार वही सिलेबस है, वही 2 बार पेपर ले रहे हैं, बस कंप्यूटर ऐड कर दिया, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर की चिंता मत करना, कंप्यूटर का यहाँ पे शायद सिलेबस एडेड नहीं है क्या? अरे है यार, सॉरी, ठीक है। कंप्यूटर की चिंता मत करना, ये इसके लिए कोई भी वीडियो वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं कोशिश कर लूंगा, नहीं तो हम मिलकर कोशिश कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 30% नंबर लाने हैं, और जो भी मतलब कि बाकी होगा, जो भी अपना सीएसएस वगैरह के लिए हो सकता है 40-50% लाने हो, 50 बहुत हायर लेवल पे बात करें, हो सकता है 3500 3600 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत कितने 1 2 3 4 केवल 4 ही सब टॉपिक्स हैं, 4 ही टॉपिक्स हैं, आराम से हो जाएंगे। कहाँ से करने, इस पर बाद में बातचीत करते रहेंगे, कोई बढ़िया रिसोर्स मिल जाएगा वहां से हम कर लेंगे, ठीक है। वो मेंस की बात है, प्री अभी भी सेम है, इस बात पर फोकस करते रहिए। बस इतना ही था। एंड में भाई अगर आपने कोर्स देखा है तो ऐप पर देख लीजिए, जो फ्रेशर हैं अभी सोच रहे हैं कि भाई कहीं से कोर्स लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐप पर डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके बाद यार वही बात जो मैंने कहा ना कि हम मेहनत करने पर और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में फोकस करते हैं, विश्वास रखते हैं। 1 डे फ्री ट्रायल, पूरा कोर्स जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसका आराम से 1 डे फ्री ट्रायल लो, फिर उसके बाद परचेस करो। नहीं तो पेपर चैप्टर का भी कंसेप्ट हमारे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।